नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। मैं आपका सिद्धांत सर, आपके सपनों को उड़ाने के साथी, जहां पर आपकी सफलता हमारी जिम्मेदारी। जिस तरीके से अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर को लगातार कंटिन्यू पढ़ते आ रहे हैं, आज उसी की आगे की श्रृंखला में हमें बात करना है। अभी हमारे क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत कम हुए हैं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पर ध्यान देना है, क्योंकि जब जितना ज़्यादा हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना मजबूती तौर पर हम अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करेंगे। अगर कॉन्सेप्ट को मजबूत करना है तो हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस को क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा करना पड़ेगा। पहला काम हमारा जो उद्देश्य होना चाहिए, जो हमारा टारगेट होना चाहिए, अगर हम कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं कम से कम हमारा टारगेट होना चाहिए 200 क्वेश्चन का टारगेट होना चाहिए। अब हमारा ऐसा टारगेट होना चाहिए कि हम खोज खोज के क्वेश्चनों को सॉल्व करना चालू करें। अब उसके लिए हमें चाहे जो सोर्स अपनाना पड़े, जब भी हम पढ़ रहे हो तो जैसे हमने कहा ना, हर बार एक ही चीज़ को उठा के देखा जाए। जैसे सिविल जो कोचिंगें होती हैं, यूपीएससी की जो कोचिंगें चलती हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, जब एक चैप्टर को उठाया जाता है तो लगातार चलता रहता है। मतलब एक अगर सब्जेक्ट को उठाया, उसी सब्जेक्ट को लगातार रन कराया जाता है और उससे जितने रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वही सोचा जाता है, वही समझा जाता है, वही पढ़ाया जाता है। उसी तरीके से मैं कहता हूं कि अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हो तो उस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में कितने क्वेश्चन हैं, कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, इस वर्ष 2025 में क्या आए हैं। अगर नहीं है तब अच्छा, कम से कम आपको 1 घंटे 2 घंटे जो है क्वेश्चनों को खोज के देखो ना। हाँ, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का क्वेश्चन है, इसको लिख ही लेते हैं, आज नहीं तो कल लगाएंगे। जब हमारे पास पहले से ही क्वेश्चन रखे हुए होंगे तो हम उनको लगाएंगे, सॉल्व करेंगे। इसीलिए कहते हैं ना कि ज्यादा बुक के सोर्स में मत पढ़ो, ज्यादा बुक के चक्कर में ना पढ़ो। जो एक टीचर तुम्हें समझा दे रहा है, बस आपके पास क्वेश्चन होने चाहिए। अब समझो 2002 से लेकर देखो हमारे पास कितनी बुक पड़ी हुई है फिजिक्स की। देखो इतनी मोटी मोटी बुकें हैं, इतनी मोटी मोटी। ये एक है इरलेस है, इसको हमने पढ़ा है। इसके जैसे हमारे पास 4-5 बुकें हैं। एक ये बुक पड़ी हुई है, ये देखो कंप्लीट फिजिक्स। एक ये बुक है, एक हिंदी में एक इंग्लिश में है, लेकिन कोई सेंस नहीं है। तभी आपका कॉन्सेप्ट जब मजबूत बनेगा, जब आप टाइम के साथ, किसके साथ, टाइम के साथ अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस पर ज्यादा से ज्यादा जल्दी लगाने का, क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करें। तब जाके आपको क्या होगा, आपका उसको बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो बेनिफिट लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो क्वेश्चन खोज खोज के लिखना पड़ेगा। आप अभी तक 2000 पता नहीं 2000 अगर आप 16 से ही क्वेश्चन लिखना चालू करो, मैं ज़्यादा लंबे दूर की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप 2016 से ही लिखना चालू करते, पिछले 5 साल की बात करता हूँ। आज 26 चल रहा है, 25 के क्वेश्चन ढूंढ लो। 26 के जो आए हुए क्वेश्चन है, 24 के, 23 के, 22 के, 21 के, 21 से लेकर 25 तक में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। केवल और केवल 21 से लेकर 25 तक में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, और 26 का टच करके, क्योंकि अभी 26 का केवल जनवरी अटेम्प्ट हुआ है, जनवरी, अप्रैल अटेम्प्ट नहीं हुआ। तो जनवरी अटेम्प्ट तक में 2021 से लेकर 2026 के जनवरी अटेम्प्ट तक के जितने भी क्वेश्चन हैं, अब उन क्वेश्चनों को लिखने की जिम्मेदारी एक विद्यार्थी को स्वयं लेनी चाहिए। अगर वो लिख लेता है सारे क्वेश्चन, कहीं ना कहीं झक मार के उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लगाना पड़ेगा। तो मैं यही चाहता हूं कि हर एक बच्चे से यही निवेदन करता हूं कि वो क्वेश्चन लिखने का तो प्रयास करें और साथ ही साथ में अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करें। मुझे पता है कि जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, कोई भी बच्चा दोबारा उस चैप्टर की प्रैक्टिस नहीं करता है। बहुत रेयर केस में बच्चे प्रैक्टिस करते हैं। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो गया तो दोबारा पलट कर उस चैप्टर को कभी घूमना नहीं होता उस चैप्टर पर कि हाँ देख लें इस चैप्टर में था क्या। इसीलिए पहले से मैं कहता हूँ शॉर्ट नोट्स लेकर चलिए, शॉर्ट नोट्स लेकर चलिए। एक कॉपी, एक डायरी बना लो, उसमें शॉर्ट नोट्स लेकर चलो। केवल उतनी चीज़ों को याद रखना है, इतनी ही चीज़ों को पढ़ना है। बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ जो क्वेश्चन तुम्हें खास दिखें, उन क्वेश्चनों को क्या करो, उनकी जो थ्योरी है, क्या इस क्वेश्चन में कुछ अलग चीज़ें दिखी तो उसको अलग से नोट कर लो। ये तो साइड वाइज होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस मस्ट है। कम से कम 200 क्वेश्चन लगना चाहिए, कम से कम बोल रहा हूँ, ज़्यादा ज़्यादा 500 क्वेश्चन। तब जाके आपका जो स्पीड होगा, जो हाथ की स्पीड होगी,
आपने क्वेश्चन देखा तो आपकी स्पीड खुद बता देगी हाँ ये क्वेश्चन कितनी जल्दी आपने लगा दिया। तो आपको वहां पर क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट लगेंगे, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर डालें। जैसे ये क्वेश्चन देखो, यहाँ से क्वेश्चन के मामले में पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 4 क्वेश्चन लिखा हूं। पहला बोला 2 आवेश हवा में दूरी पर रखे हैं। कैसे रखे हैं? हवा में दूरी पर रखे हुए हैं। तो इनके लिए जो कूलम्बियल फोर्स होगा क्या हो जाएगा? F बराबर में क्या हो जाएगा? 1/4πε0 इंटू K Q1 Q2/r²। लेकिन K की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, इसलिए K हटा देता हूं यहां से। इनके लिए बना। फिर आगे देखो, उनके बीच बल F है, उनके बीच में फोर्स F है। यदि उनके बीच के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला माध्यम रख दिया जाए। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए मैंने एक चीज पढ़ा था, आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बीच में एक रिलेशन पढ़ाया था, E बराबर में के ई नॉट पढ़ाया था। एक रिलेशन पढ़ाया था ना, E बराबर में के ई नॉट, E बराबर में के ई नॉट पढ़ाया था। इस हिसाब से देखोगे, इस हिसाब से देखोगे अगर, अच्छा मैं कहता हूं ठीक है चलो इसके लिए भी निकाल के दिखा देता हूं, चलो दूसरे के लिए भी निकाल लो। दूसरे के लिए निकालोगे तो क्या हो जाएगा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखना पड़ेगा दूसरे के लिए, फोर्स के लिए। पहले चलो इसको मैं कहता हूं, चलो F मान लियो तो दूसरा F डैश मान लेता हूं। क्या लिखोगे इसके लिए? फार्मूला 1/4πε0 इंटू K Q1 Q2/r²। लिखोगे? लिखोगे नहीं लिखोगे? फिर देखो कह रहा रख दिया। तो कूलाम बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब मुझसे पूछा गया है कि कूलाम बल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, किस बल पर, कूलाम बल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। पहले मैंने क्या किया, क्या 2 आवेश है तो मैंने कहा Q1 Q2/r² तो होगा, हवा में है तो यहाँ पे K की वैल्यू 1 हो जाएगी। दूसरा हमारे दिमाग में ये हमारा रिलेशन हमारे दिमाग में आ रहा था, E बराबर K/0 होता है, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछ लिया B के वाला माध्यम रख दिया जाए तो उनके बीच में कूलाम बल क्या होगा। अब देखो F डैश बराबर 1/4πε0 इंटू K Q1 Q2/r²। हमें अब उस मीडियम के बारे में नहीं पता है, हमें अब इस K के बारे में नहीं पता है। पहले देखो, पहले वाले में बोला कि अगर 2 आवेश हैं, 2 चार्ज हैं, अगर उनके बीच में बल F है तो मैंने कहा अगर K यहाँ पे लिखता तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती, तो हमें ये फोर्स वाला पता है। लेकिन अब कह रहा हूं उनके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रख दिया जाए, कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रख दिया जाए तो फोर्स, कैसा फोर्स अप्लाई होगा। क्वेश्चन समझ में आया नहीं समझ में आया? तो अब हमें इस K के बारे में बताओ, इस K के बारे में, ये कौन सा मीडियम वाला K है। अब जो नया जो बल उत्पन्न हो रहा है, अगर मैं कह दूं जो नया बल उत्पन्न हो रहा है उसमें केवल और केवल एक चीज का अंतर है, इसमें और इसमें केवल एक पॉइंट का अंतर है। केवल किसका अंतर है? केवल K का अंतर है। किसका अंतर है? K का। देखो ये वाले F में K नहीं है, लेकिन इस वाले F डैश में K है। तो इसमें देखो जो रिलेशन लिखे उस रिलेशन में देखने का प्रयास करो, तो यहां पे कौन सा रिलेशन आपका सही होगा। मैंने कहा अगर मैं कहता हूं ये क्या है, क्या अंतर दिख रहा है तुम्हें? ये अंतर देखो, अगर F डैश बराबर में, अगर F/K, अगर इससे मैं K से अगर मैं भाग कर दूं इस चीज में, तो ये वाला फिर से रिलेशन हमें मिल जाएगा। अगर इसमें मैं K से भाग कर दूं, चलो इस वाले में अगर मैं K से भाग कर दूं, यहां मैं अगर K से भाग कर दूं, यहां K आ जाएगा, तो हमें ये वाला फंक्शन दिख जाएगा या नहीं दिख जाएगा। तो ऐसा रिलेशन कहां पे दिख रहा है हमें? देखो F/K पहले ही दिख गया। देखो क्वेश्चन बहुत आसान सा था, क्वेश्चन पहले समझो, क्वेश्चन पहले समझो। बोल रहा है कि 2 आवेश हवा में दूरी पर रखे गए हैं। 2 आवेश हैं, ध्यान समझना एकदम, बहुत समझता। एक मार्कर कहां गया? ये एक आवेश ही है। पहले कहां पे रखे गए? हवा में रखे गए। तो इनके लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना हो जाता है? 1 हो जाता है, लगभग में 1 बोलते हैं हम लोग। फिर कह रहा है यदि उनके बीच में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला माध्यम रख दिया, अब माध्यम दूसरा रख दिया जा रहा है, K दूसरा रख दिया जा रहा है। हमें अब क्या उस K के बारे में पता है? पहले तो बोल दिया हवा है, एयर है, तो हमें पता था। लेकिन अब बता रहा है कि भैया माध्यम रख दिया जाए तो नया कूलाम बल क्या होगा। तो नए कूलाम बल के बारे में हमें पता है? नहीं पता है। बस हमें इन दोनों के बीच से जोड़ के एक रिलेशन उत्पन्न करना था, हमने निकाल के दिखा दिया। तो हमारा क्वेश्चन केवल इतना ही था, बाकी आपको समझ में आ ही गया होगा हमने क्वेश्चन में किया क्या है। समझ में आया? फिर से एक बार देखो, मैंने कहा मेरे पास 2 चार्ज है, एक Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है। पहला चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है। पहले बार में कहा गया कि इनके बीच में हवा है, इनके बीच में क्या है? एयर है। इनके बीच में क्या है? एयर है।
लेकिन अब कह रहा है कि इन दोनों के बीच में कोई दूसरा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल दिया जाए, हवा को हटा के कोई दूसरा डाल दिया जाए। क्या हमें उसके वैल्यू के बारे में पता है? उसके के वैल्यू के बारे में पता है? नहीं पता है। लेकिन हमारे कूलाम बल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? हमारा कूलाम बल क्या हो जाएगा? K से डिवाइड हो जाएगा। K से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। हमारे पास ये फोर्स आया था, लेकिन अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रख दिया जाए तो इसके लिए ये आला होता है, तो नया फोर्स क्या हो जाएगा? इस वाले फोर्स में अगर मैं K से डिवाइड कर दूंगा तो F डैश बराबर में पता चल जाएगा। तो ये हमारा नया बल है। ये कौन सा बल है? नया बल है। तो क्या निकला हमारे पास? F डैश बराबर में F बराबर में अपॉन में K, F अपॉन में K। समझ में आई बात? अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन जो है बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, बहुत बेसिक से क्वेश्चन है। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन, व्हेन द डिस्टेंस टू चार्ज्ड पार्टिकल, कह रहा हमारे पास डिस्टेंस टू चार्ज पार्टिकल है, उनका जो डिस्टेंस कितना है, उनका डिस्टेंस कितना है, इज हैवेल्ड द फोर्स बिटवीन देम बिकम्स। अब देखो जो सवाल बोल रहा है यहाँ, देखो बहुत आसान सा सवाल है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत बार आए हुए क्वेश्चन है। बोल रहा है कि हमारा जो चार्ज है, हमारा जो चार्ज है Q1 और Q2, फिर से यहाँ पे समझो, मैंने कहा एक चार्ज Q1 है और दूसरा चार्ज Q2 है। पहला चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2, इनके बीच की जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना है? R है। पहला चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना है? R है। अब मुझसे पूछ रहा है टू चार्ज पार्टिकल इज हैवेल्ड द फोर्स बिटवीन देम फोर्स। अगर हैवेल्ड का मतलब होता है आधा, अगर कह रहा है कि अगर इनके बीच की जो दूरी है, अगर इनके बीच की जो दूरी है, अगर इस बीच की दूरी को क्या कर दिया जाए? आधा कर दिया जाए, तो हमारे फोर्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हमारे फोर्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ध्यान समझना। कह रहा है डिस्टेंस कितना है? व्हेन द डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस होगा अगर उनके बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए। सवाल हमारा ये, हिंदी में इतना ही बोलेंगे, हमारे हिंदी में कैसे लिखेंगे? क्या बोलेंगे? कितनी दूरी होगी? क्या बोलेंगे? व्हेन द डिस्टेंस टू चार्ज पार्टिकल, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में कितनी दूरी होगी जबकि उनके R को क्या कर दिया जाएगा? आधा कर दिया जाएगा, तो उनके फोर्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्वेश्चन ये पूछा गया। ठीक, हिंदी में भी लिखना चाहिए था इसको। तो इसका मतलब क्या होता है? हमारा रिलेशन क्या है? यह प्रोपोर्शनलिटी Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर होता है, Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? अब देखो यहाँ पर हमें K से कोई मतलब नहीं है, हमें K से नहीं मतलब, हमें केवल डिस्टेंस से मतलब है। कह रहा अगर डिस्टेंस को क्या कर दिया जाए? आधा कर दिया जाए। डिस्टेंस को क्या कर दिया जाए? आधा कर दिया जाए। अब तुम्हें ये पता है कि अगर इसको और तोड़ने का प्रयास करें तो इसको हम ऐसे लिखते हैं Q1 Q2, और इसको कैसे लिखते हैं? 1 अपॉन में R स्क्वायर। लिखते ही नहीं लिखते हैं। अब बताओ इसको मैं क्या कर दूं? अगर आधा करोगे, अगर पार्टिकल को आधा करोगे तो आधा का मतलब 1/2। F प्रोपोर्शनलिटी आधा का मतलब क्या? 1/2 का होल स्क्वायर। तो टोटली हमारे पास जो टाइम आएगा, कितना टाइम फोर्स हो जाएगा? 4 टाइम फोर्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, और 4 कहां पहुंचेगा? ऊपर पहुंचेगा ना। तो कितना आ जाएगा इसका? 4 टाइम्स। कितना आंसर आ जाएगा? 4 टाइम्स। समझ में आया नहीं समझ में आया? मतलब दो चार्ज पार्टिकल के बीच में अगर दूरी को क्या कर दिया जाए? आधा रख दिया जाए, आधा कर दिया जाए, तो कितना टाइम्स फोर्स क्या हो जाएगा? होगा। कितना टाइम्स फोर्स हो जाएगा? तो कितना टाइम्स फोर्स हो जाएगा भाई साहब हमारा? कितना? 4 टाइम्स हो जाएगा। कितना टाइम्स हो जाएगा? 4 टाइम्स। उसके आगे देखो क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन देखो, द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इज। देखो वैक्यूम के लिए हमें इतना दिया गया है, वैक्यूम के लिए कितना दिया गया है? इतना दिया गया है। ठीक, एंड द डिस्टेंस कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 81, या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है, सॉरी यहाँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होना चाहिए था, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ इज 81, द परमिटिविटी ऑफ वाटर इज, ये बताना है कितना होगा। ध्यान समझना। कह रहा है कि हमारा परमिटिविटी जो है वैक्यूम के लिए इतना दिया गया है, मतलब ई नॉट की वैल्यू हमें कितनी दी गई है? 8.86 × 10⁻⁻12
कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर दिया गया है। ठीक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर में कितना दिया गया है, 81 दिया गया है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना दिया गया है, 81 दिया गया है। तो मुझसे पूछ रहा है कि भैया द परमिटिविटी ऑफ वाटर कितना होगा। तो हमारे पास एक ही रिलेशन है, एक रिलेशन है। अगर हमें वैक्यूम और किसी अन्य मीडियम के लिए हमारे पास एक रिलेशन मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, ये देखो लिखा हूं, ये वैक्यूम और किसके दूसरे मीडियम के लिए हमने आपको एक रिलेशन बताया था। वो रिलेशन क्या, ई बराबर के इंटू एप्सिलॉन नॉट। के का मान कितना बता दिया गया, 81 बता दिया गया। के का मान कितना बता दिया गया, 81। एप्सिलॉन नॉट का मान क्या है, 8.85 इंटू 10⁻12। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल और केवल 81 से यहाँ गुणा कर दो, देखो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ये। ठीक, ये बहुत इजी सा है, बहुत एक दो बार क्वेश्चन आए हुए हैं। जितने क्वेश्चन लिखे गए हैं सब जेईई मेंस के क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन बाहरी क्वेश्चन नहीं, सब जेईई मेंस के क्वेश्चन लिखा हूं। आगे देखो, ईच ऑफ द 2 पॉइंट चार्ज, 2 पॉइंट चार्ज हैं। अब 2 पॉइंट चार्ज हैं, फिर से 1 पॉइंट चार्ज 2 पॉइंट चार्ज, ये Q1 है तो ये Q2 है। 2 पॉइंट चार्ज आर डबल एंड, दोनों पॉइंट चार्ज को क्या कर दिएगा, डबल कर दिएगा। मतलब ये 2Q1 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, 2Q2 हो गया। देयर डिस्टेंस विच हैवल्ड, और इनके बीच की दूरी को क्या कर दिया गया है, फिर से आधा कर दिया गया है। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिकम्स इन एन टाइम वेयर एन इज, मतलब एन कितना होगा। अब यहाँ पे इंटीजर में टोटली वैल्यू पूछा गया है, मतलब आपको निकाल के दिखाना है कितना टाइम से फोर्स क्या हो जाएगा हमारा, मल्टीपल होगा। कितना फोर्स, कितनी बार फोर्स का मल्टीपल होगा। तो क्या करेंगे, फिर से वही चीज़ अप्लाई करने का प्रयास करेंगे। क्या क्या चीज़ें अप्लाई करेंगे, पहले Q1 Q2 निकालेंगे, चार्ज जितना है चार्ज को वही कर देंगे, सारी चीज़ों को वही लिखेंगे, बाकी सॉल्व कर डालेंगे। कैसे लिखेंगे, अब देखो यहाँ पे जो नया फोर्स निकला कैसे के लिखेंगे, या प्रोपोर्शनलिटी Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर लिख देंगे। नया चार्ज कितना है, 2Q1, दूसरा चार्ज क्या है, 2Q2, बीच की दूरी कितनी कर दी गई, 1/2 का होल स्क्वायर। तो टोटली कितना निकालोगे, जल्दी जल्दी सॉल्व कर दोगे। सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 2 2 2 4, 4 Q1 Q2, नीचे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 और 1 4, तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 चौक 16, 4 ऊपर पहुंच जाएगा तो 4 चौक 16, कितना आ जाएगा, 16 न्यूटन का प्रभाव पड़ेगा। कितने, 16 न्यूटन का मल्टीपल आ जाएगा फोर्स। कितने न्यूटन का मल्टीपल आ जाएगा, 16 न्यूटन का। समझ में आया। देखो क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। ये दोनों नहीं समझ में आया, अच्छा ये दोनों लगा लिए थे। तो ये दोनों सवाल तो आसान थे, ठीक है, ये भी आसान था, आसान सवाल था, ठीक है। लेकिन हमें अगर वही रिलेशन ही नहीं पता होता तो ये लगना मुश्किल था। तो रिलेशन जरूरी है पता होना, ठीक। बाकी ये वाला चीज़ समझ में आ गया होगा, समझ में आया ये वाला। हाँ, अगर और एक आध दो क्वेश्चन की बात की जाए तो बहुत सारे क्वेश्चन है, जितना क्वेश्चन कहोगे उतना क्वेश्चन लगाया जाएगा। तो मेन चीज़ है हमारा कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, हमारा कॉन्सेप्ट किस तरीके से है, हमें उस कॉन्सेप्ट पर ध्यान रखना है, ठीक। हमने एक बॉडी चार्ज वाला आपको बताया था, बॉडी चार्ज वाला बताया था ना। अगर कोई 2 बॉडी चार्ज है, कोई तीसरा बॉडी चार्ज अगर बिना चार्ज वाला अगर उसके टच में लाया जाता है, क्या हो जाता है, Q1 Q2 प्लस अपॉन में 2। क्या बोले, अगर ऐसा क्वेश्चन हो कि मतलब 2 आवेश रखे हुए हैं लेकिन तीसरा आवेश आके बीच में हो जाए तो फिर कैसे करेंगे? वो अभी पॉइंट चार्ज उस पर पढ़ूंगा मीडिएटर के रूप में। देखो अभी उस पर हम लोग बात करेंगे। जैसे तुमने जो बोला ना कि अगर 2 चार्ज हैं अगर उनके बीच में आ जाए तो वहाँ पर फोर्स क्या होगा, सेम रहता है। फोर्स कितना रहता है, सेम ही रहता है। ऐसे एक क्वेश्चन तुम्हें तुम्हारे इसी बात पे तुम्हें एक क्वेश्चन में बताता हूँ। क्वेश्चन लिखो, 2 पॉइंट चार्ज, तुम्हारे इसी जवाब के लिए मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, तुम्हारे इसी सवाल का एक जवाब मैं तुरंत दे देता हूँ। 2 पॉइंट चार्ज प्लस Q1 एंड प्लस Q2 प्लस Q1 प्लस Q2, देखो लिख रहा हूं 2 पॉइंट चार्ज प्लस Q1 एंड प्लस Q2 आर
placed r meter apart in vacuum, force on q1 due to q2 is F if now a third charge plus q3 is placed at midpoint of line joining the charge, then force on q1 due to q2। इसमें ऑप्शन भी दिया गया है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। इंक्रीजेज, दूसरा डिक्रीजेज, ठीक है, तीसरा रिमेन सेम, और चौथा जो है कैन नॉट से। हाँ, दिसंबर नहीं लिखा हूँ, डिक्रीजेज लिखा हूँ, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन जो है, ये भी क्वेश्चन अपना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो तुमने बोला वही क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, ठीक है। अब जो तुम्हारे दिमाग में आ रहे हैं क्वेश्चन, उन क्वेश्चनों पर भी अध्ययन करो, अपने से स्वयं से सोचो, तुम उसको कहीं ना कहीं उसका तुम्हें जवाब मिलेगा। जैसे तुमने बोला कि दो चार्ज पार्टिकल हैं, अगर इन दोनों चार्ज पार्टिकल के एक बीच में कोई चार्ज रख दिया जाए तब क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो यही चीज यहां पर क्वेश्चन है, कह रहा 2 पॉइंट चार्ज प्लस Q1 एंड प्लस Q2 है। एक पॉइंट चार्ज प्लस Q1 है, दूसरा पॉइंट चार्ज प्लस Q2 है। पहला पॉइंट चार्ज क्या है, प्लस Q1 है, दूसरा पॉइंट चार्ज प्लस Q2 है, और एक कितनी मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, r मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। कितनी मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, r मीटर के। अपार्ट इन वैक्यूम, और किस में रखे गए हैं, वैक्यूम में, निर्वात में रखे गए हैं। फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 इज F, मतलब Q2 Q1 पर F फोर्स लगा रहा है, उसी तरीके से Q1 Q2 पर भी F फोर्स लगा रहा है, क्योंकि रिपल्सन फोर्स लगेगा, क्योंकि दो के दोनों पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे, ये इधर भगाएगा, ये इधर भगाएगा, है कि नहीं है। अब आगे कह रहा है इफ नाउ अ थर्ड चार्ज Q3 इन प्लेस एट मिड पॉइंट, कह रहा है यहां पे इसके बीच में अगर मैं कोई थर्ड चार्ज अगर मैं रख दूं प्लस Q3, तब क्या होगा। पॉइंट लाइन ज्वाइनिंग द चार्ज द फोर्स 1 Q1 ड्यू टू Q2। तो ये देखो एकदम सिंपल भाषा समझो, कह रहा है कि दो चार्ज पहले थे प्लस Q1 प्लस Q2, और इनके बीच में प्लस Q3 ला दिया गया, इनके बीच में प्लस Q3 ला दिया गया। अब मुझसे पूछा गया क्या जो Q1 Q2 पर जो फोर्स लग रहा था, क्या फोर्स में परिवर्तन आएगा। तो कूलाम के नियम के अनुसार से कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। ध्यान सुनना, कहा गया कि दो चार्ज है, पहला Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है, उनके बीच में कोई थर्ड चार्ज को रख दिया जाए, क्या उन चार्ज के कारण जो पहले से हमारे जो फोर्स लग रहा है, क्या उसमें कोई परिवर्तन आएगा। तो नहीं आएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि देखोगे ये रिपल कर रहा है, ये इधर रिपल कर रहा है, और चार्ज देखो पहले अगर ये आ गए हैं बीच में, भाई साहब आ गए हैं, अगर बीच में ये आ गया है कौन, Q3 अगर आ गया है बीच में, तब भी तो Q2 Q1 पर इधर ही रिपल्सन का ही तो फोर्स लगाएगा, और दो के दोनों चार्ज क्या करेंगे। ध्यान से मानना, अगर ये प्लस Q1 है, ये प्लस Q2 है, पहली बात ये इसको ही रिपल इधर मारेगा, ये इसको रिपल इधर मारेगा, तो चार्ज क्या रहेगा, ये यहीं पे रुक जाएगा, ये बीच में ही रह जाएगा। समझ आ रहा है नहीं समझ आ रहा है, ये बीच में रह जाएगा, क्योंकि ये इधर फोर्स मार रहा है, फिर ये इसको धक्का इधर मार रहा है, फिर ये इसको इधर धक्का मार रहा है, फिर इसको इधर धक्का मार रहा है, तो ये कहाँ पे हो गया, बीच में, कहीं के नहीं रहा।
लेकिन दोनों का चार्ज तो वही सेम तो रह गया ना, क्योंकि अपने फिक्स जगह पे रह गया, ये अपने फिक्स जगह पे रह चुका है। जब ये इसका स्थान ही जब फिक्स हो गया एकदम से, तो चार्ज फिर से वही लगेगा ना, जो Q1 पे लग रहा था वो Q2 पे लगेगा, जो Q2 पे लग रहा था तो Q1 पे लगेगा। एक दूसरे को रिपल करने का काम कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? तो इससे फोर्स घटेगा कि बढ़ेगा, क्या होगा? कुछ नहीं होगा, जैसे था वैसे तो फोर्स कैसा रहेगा? मीन्स रिमेन सेम। फोर्स कैसा रहेगा? हमेशा सेम रहेगा। समझ में आया? अगर यही माइनस का होता तब भी वही काम होता, क्योंकि प्लस और माइनस से क्या दिक्कत? अगर माइनस माइनस चार्ज होते तो भी वही रिपल करते। अब मानो प्लस और माइनस का होता, तब अगर एक चार्ज प्लस का एक चार्ज माइनस का, और उनके बीच में कोई थर्ड पार्टी चार्ज रख दिया जाए, अब डिपेंड करेगा तुम कौन सा चार्ज रखते हो। अब डिपेंड कर रहा है कौन सा चार्ज रखते हो। अब समथिंग में समझो, मैंने कहा अगर प्लस Q1 है और यहां माइनस का Q2 है, और इनके बीच में अगर तुमने पॉजिटिव चार्ज रख दिया, कोई थर्ड पार्टी चार्ज पॉजिटिव रख दिया, ये तो रिपल करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा? क्या ये वाला इसको अट्रैक्ट नहीं करेगा? क्या ये वाला भी इसको अट्रैक्ट करेगा? तब भी फोर्स रिमेन सेम रहेगा। मतलब कोई भी थर्ड पार्टी चार्ज को अगर दो चार्ज के बीच में रखोगे तो कैसा काम करेगा? अगर हाँ मिड पॉइंट पे रखना जरूरी है तो वैसा ही सेम टू सेम काम करेगा। समझ में आया? तो ये क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन लिख लिया कि नहीं लिख लिया? ये डिक्रीजेस लिखा है, डिक्रीजेस। अब देखो जो आगे पढ़ते हैं, अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिन क्वेश्चनों को हम लोगों ने अभी तक लगाया नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं। क्वेश्चन को मैं जितना प्रयास हो सके उतना प्रयास किया जाए लगाने का, ठीक है? अभी देखिए हम एक दो क्वेश्चन और आपको बता रहे हैं, नया एकदम। सीधा ऑनलाइन खोलिए, ऑनलाइन पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिखेंगे। उन सभी क्वेश्चनों को क्या करिए, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करते जाइए। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको आएगा। ठीक लिए? अब जो आगे का हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्या पढ़ना है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। क्या बोलते हैं? अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है? अध्यारोपण का सिद्धांत कहता क्या है कि किसी भी चार्ज को आप वेक्टर के फॉर्म से जोड़ सकते हो। सुपरपोजिशन फॉर्म का मतलब है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मतलब है किसी भी चार्ज को वेक्टर के फॉर्म में जोड़ सकते हो। किसी भी चार्ज नहीं, किसी भी फोर्स को, कूलम्बियल फोर्स को वेक्टर फॉर्म में आप क्या कर सकते हो? एडिशन कर सकते हो। सिंपल सी फॉर्म में अगर मैं बात कहूं, अगर हमारे पास चार्ज Q1, Q2, Q3 है, अगर हमारे पास तीन चार्ज हैं, अगर हमारे पास तीन चार्ज हैं Q1, Q2, Q3 है, अगर हमारे पास तीन चार्ज हैं Q1, Q2, Q3 है, तो इन सभी को हम वेक्टर फॉर्म के लिए अगर इन सभी का अगर फोर्स निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? एफ नेट निकालते समय F1 प्लस F2 प्लस F3 कर देंगे। तो एक तरीके से अगर समझा जाए अध्यारोपण का सिद्धांत होता क्या है? अध्यारोपण का सिद्धांत का मतलब ये है कि फोर्स को क्या कर देना? ऐड कर देना। फोर्स को क्या कर देना? जितने भी फोर्स हैं फोर्स को क्या कर देना? ऐड कर देना। अब फोर्स को कैसे ऐड करने का, मैंने ये सारी बातें ग्रेविटेशनल फोर्स में किया था। अब अगर सेम डायरेक्शन में अगर चल रहे हैं, सेम डायरेक्शन में, अब तुम खुद बताओ, अगर ये पॉइंट है, अगर फोर्स इधर और इधर है, दो तरफ फोर्स है, तो ऐसे फोर्स क्या होते हैं? जुड़ते हैं, घटते हैं। हाँ, अगर एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो क्या हो जाते हैं? फोर्स हमेशा जुड़ जाते हैं। अगर ये फोर्स, अगर यहाँ पे इधर फोर्स ये लग रहा है, फिर इधर फोर्स ये लग रहा है, तो दो विपरीत दिशा में फोर्स लग रहे हैं, तो क्या हो जाते हैं? ऐसे फोर्स क्या हो जाते हैं? कट जाते हैं। फोर्स क्या हो जाते हैं? कट जाते हैं। लेकिन अगर यही फोर्स एक इधर ही लग रहा है, फिर से एक फोर्स इधर लग रहा है, तो ये दोनों फोर्स क्या हो जाते हैं? आपस में ऐड हो जाते हैं। आपस में क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं? सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो यही चीज बताता है। क्या बताता है? हमारा प्रिंसिपल, जो सुपर प्रिंसिपल है अध्यारोपण का जो सिद्धांत है,
सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यही बात बताता है कि हम किसी भी फोर्स को, किसी भी चार्ज वाले फोर्स को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैंने कहा अगर Q1 है Q2 है, Q1 प्लस का है Q2 माइनस का है, प्लस माइनस का, इनके बीच में अध्यारोपण का सिद्धांत निकाल के दिखाओ। अगर इनके बीच में कोई थर्ड पार्टी रख दिया जाए तो उसके लिए निकाल के बताओ। अगर मैं कहता हूँ इनके बीच में कोई थर्ड पार्टी रख दिया गया तब, अब मैंने जैसा रखा चार्ज, अब हमें वैसा ही पता चलेगा। अब मैंने कहा ऊपर रख दो चार्ज कैसा, अब मैं कहा भैया त्रिभुज बना दो, एक त्रिभुज बना दो, एक वर्ग बना दो, एक आयत बना दो, एक पेंटागन बना दो, हेक्सागन बना दो। अब मैंने कहा भाई साहब अगर मैं चार्ज यहाँ पे प्लस क्यों है, यहाँ पे माइनस क्यों है, फिर से यहाँ पे प्लस क्यों है। अब मैंने कहा इस जगह पर हमें बताओ क्या होगा, इस जगह की बात करनी है हमें। ये बताओ ये इसको क्या कर रहा है, ये प्लस है ये माइनस है, ये इसको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको रिपल कर रहा है, ये भी इसको क्या कर रहा है, रिपल कर रहा है। तो हमारा फोर्स निकलेगा क्या। अब मैंने कहा अगर तीनों प्लस प्लस कर दूं तब, अगर तीनों, अच्छा फिर ये बता, अच्छा ये वाला क्या करता है, इसको अट्रैक्ट करता है, ये इसको क्या करता है, अट्रैक्ट करता। ये आगे देखो, आगे ये बढ़ा फिर आगे ये बढ़ा, तो यहाँ पे हमें क्या करना था, इसको निकालना था, इसके फोर्स को क्या करना था, निकालना था। अब फोर्स को यहाँ निकालेंगे कैसे हम लोग, फोर्स को निकालेंगे कैसे, फोर्स को निकालने का एक ही तरीका, वेक्टर सम के माध्यम से। हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं, पुरानी चीज़ें पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, पुरानी जितनी भी चीज़ें पढ़ा है वेक्टर में, उन्हीं चीज़ों को यूज़ करना है, तब जाके इसको निकालना है। अभी तक कितनी बातें हमारी समझ में आई, नहीं समझ में आई, इतनी बात समझ में आ गई। तो कुछ क्वेश्चन है जो हमें और प्रैक्टिस करने, जैसे एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एनसीईआरटी कोई क्वेश्चन रुकने वाले नहीं है। जितने भी एथेंटिक क्वेश्चन है, मैंने कहा ना जितने भी क्वेश्चन हैं, आप उन क्वेश्चनों को देखो। हमारा अब जाके कूलाम फोर्स क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। हमारा कूलाम फोर्स क्या हो गया है, पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। अब हम जो आगे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ेंगे। तो इतना समझिए हमारा कूलाम फोर्स पूरी तरीके से क्या हो गया है, दाइंड हो गया है। कल से हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ेंगे, उसके आगे बहुत सारी चीज़ों को और पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। समझ में आया। तो हमारे 2 टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं। एक चार्ज के बारे में हमने आसानी तरीके से पूरा A to Z पढ़ चुका हूँ। जितने क्वेश्चन अभी तक मुझे मिले सारे क्वेश्चन ही मैंने डिस्कशन कर लिया। दूसरा, मैंने कूलाम के नियम पर जितने तरीके क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी तरीके क्वेश्चनों का डिस्कशन कर दिया हूँ। अब जो तीसरा बात आने वाली है, अब तीसरा बात हम पढ़ेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में पढ़ना है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में केवल वेक्टर के सम करने के बारे में पढ़ना है। किसके के बारे में पढ़ना है, वेक्टर के सम करने के बारे में पढ़ना है। अगर एक डायरेक्शन में जा रहा है फोर्स तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अगर 2 अलग अलग दिशाओं में जा रहा है तो वेक्टर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो घड़ी वाला मैंने पढ़ाया था ना, नल पॉइंट, नल निकालने के लिए नल फोर्स निकलता है, उसमें 0 फोर्स हो जाता है। बताए थे कि नहीं बताए थे ना। जब घड़ी था तो यहाँ पे चार्ज कैसा होता था, इधर भी लग रहा है इधर भी लग रहा है, ये कट जा रहे थे ये भी कट जा रहे थे। ये सब कहाँ बता दिए थे आपको, ग्रेविटेशनल फोर्स में बताए थे ना। तो सारी चीज़ें फिर से वही रिपीट होंगी। अब जो चीज़ें हैं, अब 90% चीज़ें आपको पढ़ी दिखेंगी, सारी चीज़ें पढ़ी हुई दिखेंगी। इसका मतलब है रिवीजन करके आना, कई बार रिवीजन कर लेना। किस पे कितना फोर्स लगता है, कौन सा मैग्नीट्यूड लगता है, कौन सा डायरेक्शन है, क्या चीज़ें, ये सारी चीज़ का एनालिसिस करना है। ठीक है। √3 का मान पता होना चाहिए, √2 का मान, कॉस थीटा, टेंजेंट लेना, टेंजेंट कैसे लिया जाता है, साइन कॉस टैन कैसे, केवल टेंजेंट 2 ही लेते हैं, साइन और कॉस में लेते हैं। तो सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम का भी उपयोग करेंगे। कुल मिला के इतनी ही बातों को हमें ध्यान देना है, कुल मिला के हमें इतनी ही बातों को ध्यान देना है। समझ में आई इतनी बात मेरी। चलो इतना बहुत है।